Good evening, everybody. So, now the very next topic which we will study in NCERT is Ohm's law. And Ohm's law, basically we know lot many things about Ohm's law as it is already discussed in the respective class schools and the classes of class 10th. So what it says, so we are talking about Ohm's law. What does it states? So it says at constant physical properties or condition, let me write also, at constant physical properties और कंडीशंस, बोले तो समझने के लिए बोले तो टेम्परेचर, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंडीशन में जैसे हो गया टेम्परेचर ना बढ़ाएं, लंबाई चौड़ाई ना बढ़ाएं, तो हमारा जो एट कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और कंडीशंस, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस is proportional to current, is proportional to current. So क्या हम लोग कहते हैं, V directly proportional to I. अब देखो, अब यहाँ पे तो करंट को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मतलब कि पहचानते हैं, एंड हम लोगों ने पोटेंशियल को पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुका है. नाउ वी नो बोथ द क्वांटिटीज. अभी इसको मैं डायग्रामेटिकली शो करूं तो जैसे सपोज दैट ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है. अब सॉलिड कंडक्टर में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया कि यहाँ पे प्लस भी है, तो उसके जितना प्लस उतना नेगेटिव चार्जेस है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट क्या है ये मैंने बता चुका था कि कैसे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्रिएशन. यहाँ पे देखने के लिए मैं कुछ बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अनगिनत ऐसे हैं. तो इसको जब मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ एक सेल से, तो अगर यहाँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बढ़ा देता हूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया और कुछ चेंज ना करें, मतलब टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखें और प्रेशर भी सेम रखें, तो उसमें जो बहने वाला जो करंट होगा वह बढ़ जाएगा. ये ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फिजिकल कंडीशन में बदलाव ना हो. तो जब इसको आगे मैं प्रोसीड करूंगा, तो इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में ब्रेक करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R. तो R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड इसी को ही हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस. इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस को फील करने के लिए हम क्या समझ सकते हैं कि एक प्रकार का विरोध करना या रुकावट डालना, रेसिस्ट करना, विरोध करना. तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रेलवे स्टेशन जाएं ऑन फेस्टिवल डेज, जब बहुत भीड़ होती है, तो उस समय क्या होता है कि मान लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, तो वहाँ पे हम लोगों को अपने फिक्स्ड क्या कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म में जाने में और काफ़ी मशक्क़त करने पड़ती है, क्योंकि काफ़ी भीड़ होता है. तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को टक्कर खाते हुए जाते हैं. यही टक्कर ही हम लोग अभी डिस्कस करें कि यही जो टक्कर है एक तरह का क्या है, तो रेसिस्टेंस है. तो यहाँ पे टक्कर खाते हुए जा रहे हैं, है ना. तो इससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी जो है वो लूज करती चली जाती है. कहने का मतलब ये है कि वो जो
एक तरह का हम लोग कह सकते हैं वो क्या है, रुकावट। वो जो भीड़ है हमारे रास्ते का एक तरह का रुकावट ही है। वो हम लोगों को रुकावट डालने का कोशिश कर रही है, वो हमारे को विरोध कर रही है ना, हमको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस समय जो है रेसिस्टेंस अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। बोले तो परेशानी, विरोध होना, मतलब कि भीड़ बहुत होती है। और कभी कभी जैसे कि ये विरोध नहीं रहता है, जैसे ऑफ सीजन में अगर यदि जाएं या जैसे वीक डेज में जाएं, जैसे कि सपोज दैट अगर यदि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि सपोज दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू पुरी, तो व्हेन यू गो टू पुरी इन December January season, you will find a lot many rush over the railway platforms and means just because there is a lot many restrictions over there now. But during the off seasons, off days means जैसे मैं आज अगर जाना चाहूँ तो आज कहने का मतलब कि ऑन द इरेगुलर डेज, नॉट ऑन अ रेगुलर डेज, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे को आराम से टिकट भी मिल जाएगा, हम लोगों को सीट भी आराम से मिल जाएगा एंड देयर विल बी वेरी लेस रश। तो यही है। तो रेसिस्टेंस को इस तरह से हम लोग फील लेने के लिए समझ सकते हैं। तो ये रेसिस्टेंस जो है ये डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और जो अभी हम देखेंगे। तो रेसिस्टेंस समझ में आ गया ही होगा, आई होप। और वो ऐसे हम कह सकते हैं कि वो किसका विरोध करती है, तो करंट का विरोध करती है। तो रेजिस्टेंस सबको समझ में आ गया। और तो रेजिस्टेंस किसका विरोध करती है, तो करंट का विरोध करती है। करंट समझ लीजिए जैसे आप यात्री हैं और रेजिस्टेंस करने वाली भीड़ कौन, जो कंडक्टर के अंदर है। अभी जैसे ये कंडक्टर के अंदर में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर ये एटम्स हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन जिसको कह सकते हैं। तो ये सारे एटम्स हैं, उसको मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सारे उसको क्या करेंगे, रोकेंगे, इन सब से टक्कर होगा, जिस वजह से इनका मोशन बहुत आरामदेह नहीं होता है। वो भड़बड़ करते हुए, टक्कर खाते हुए, कोलिजन होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो यही जो अंदर जो कॉलिजन होता है, इसी को ही हम लोग कहते हैं कि इसी को हम लोग नाम देते हैं रेसिस्टेंस का, है ना। अभी देखेंगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडम मोशन में होता है। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन मतलब कि इसका कोई एक फिक्स्ड वे मोड ऑफ मूवमेंट नहीं है कि वो ऐसा ही चलेगा, वो ऐसा भी चल सकता है, ऐसा भी चल सकता है। मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक अ जिग जैग टाइप ऑफ थिंग, है ना। ये ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। Means it has a very zigzag type of motion. Means it is having a very random motion. We'll discuss a very interesting thing about it, about this motion right now, है ना। थोड़ा वेट कर लीजिए, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ सन्नाटे में नहीं जा रहा है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एटम्स है, तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे उन सब से लड़ता हुआ भड़बड़ करता हुआ जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन का गतिरोध, यही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गतिरोध प्रतिरोध झेलता है। तो इलेक्ट्रॉन ये बड़ा ऐसा नहीं है कि ये बड़ा चकाचौंध में चल रहा है, पर इतनी टक्कर खाने के बाद का बड़ा प्रतिरोध, कहने का मतलब जैसे ये इतना आराम से नहीं चल रहा होता है, तो जैसे कि वो चल रहा होता है तो काफ़ी सारा टक्कर हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा प्रतिरोध है, तो कह सकते हैं कि यहाँ का रेसिस्टेंस बहुत हाई हो गया, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग कह सकते हो कि यहाँ पे अगर जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे उतना ज़्यादा इसका रेसिस्टेंस है। कम टक्कर होगा तो कह सकते हैं कि वहाँ पे रेसिस्टेंस कम है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये टक्कर खा रहा है, टक्कर खाने से वो अपनी एनर्जी को लूज करता जाता है, और ज़्यादा टकराता है
तो कह सकते हैं कि ज़्यादा एनर्जी लूज किया तो कह सकते हैं वहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिंपल से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टक्कर जो हो रहा है, ये जो कॉलिजन हो रहा है, यही बेसिकली रेसिस्टेंस है, यही रेसिस्टेंस है। सो नाउ लेट्स थोड़ा आगे हम लोग और बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो चार्जेस फ्लो करने में जितना रुकावट प्रतिरोध है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ज़्यादा रुकावट है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कम रुकावट है यानी रेजिस्टेंस कम है। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे होने वाली भीड़ कब होती है। अगर यदि अधिक कब होती है, मतलब कि फेस्टिवल सीजन में अधिक होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑन दैट पर्टिकुलर डेज, रेजिस्टेंस मीन्स भीड़ भाड़ वहाँ पे ऑन दैट पर्टिकुलर डेज इज मोर देन ऑफ डेज। तो अगर यदि ये जैसे आपको मालूम है तो आप बच सकते हैं कि अभी त्योहार चल रहा है तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, काफ़ी भीड़ होगा। तो समझ गए ना कि हम ये जानना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये सब चीज़ से हम लोगों को पता चल गया कि जैसे कि ऑन व्हाट यू कैन से ऑन फेस्टिवल डेज काफ़ी भीड़ होती है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये एक्चुअली में क्या है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं। तो अगर यदि ये चीज़ हम जान गए हैं कि ऑन दैट पर्टिकुलर डेज भीड़ बहुत होगी तो उस दिन हम लोग नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब होगा कि वी आर ट्राइंग टू नो कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने क्या देखा कि अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाए, सपोज दैट ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, अभी इस लेंथ ऑफ कंडक्टर को मैं अगर बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज दैट कि आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म में जाना है और आपको 10 नंबर प्लेटफॉर्म में जाना है, तो ऑब्वियसली आपको किस जगह पे ज़्यादा रेजिस्टेंस या विरोध झेलना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना है वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी। भीड़ ज़्यादा होगी कहने का मतलब कि ज़्यादा भीड़ से मेरे को लड़ते हुए जाना होगा। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला फैक्टर है कि रेसिस्टेंस जो है वह लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंडली, अगर यदि मैं एरिया को बढ़ा करके देखा, मतलब ये एक था, अभी इसके एरिया को मैंने बढ़ा दिया, अब मैंने क्या किया, इसके एरिया को मैंने बढ़ा दिया। अब एरिया को बढ़ाने से क्या होता है कि सपोज दैट अगर यदि आप प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, अभी ये ऐसा प्लेटफॉर्म था, अभी गवर्नमेंट ने इसको प्लेटफॉर्म को बढ़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, भीड़ सपोज दैट उतना ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपके पास इनफ स्पेस हो गया कि आप आराम से जा सकते हैं। भीड़ मैंने नहीं बढ़ाया, बस मैंने क्या किया, मैंने एरिया को बढ़ा दिया। तो क्या है कि हमारे पास इनफ स्पेस हो गया जिस वजह से हम लोग आराम से अब चल पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया। तो कह सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब इन दो इक्वेशंस को मैंने क्लब किया, अगर यदि मैं क्लब करूं इन दोनों इक्वेशंस को, ये हमेशा याद रखें कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इन दोनों को मैंने क्लब किया तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और ये जब प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे एक इक्वालिटी आता है जो कि हम लोग उसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। नाउ रेसिस्टिविटी और यू कैन से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। नाउ ये जो रेसिस्टिविटी है ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो कि लेंथ और एरिया से पे डिपेंड नहीं करती। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जा कर के कि ऐसो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।
फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। रेसिस्टेंस जो है वह लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रही होती है, बट रेसिस्टिविटी हमारी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही होती। मतलब रेसिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं है लेंथ और एरिया से। मतलब यदि मैं लंबा कॉपर वायर लूँ और मोटा कॉपर वायर लूँ, चूँकि दोनों का दोनों कॉपर है, दोनों का रेसिस्टिविटी भी सेम होगा, लेकिन रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। तो नेक्स्ट विल डिस्कस, आई होप कि ओम्स लॉ का बेसिक कंसेप्ट और रेसिस्टेंस का बेसिक नॉलेज आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जानने से पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आके होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ना सपोज ये एक मैंने कंडक्टर लिया, सॉलिड कंडक्टर, जिसमें अभी मैंने इसमें कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है। मैंने अभी इसमें कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तो क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि मैंने बोला कि ये एक रैंडम मोशन में होंगे। मतलब कहने का मतलब कि ऐसा फिक्स कोई इसका एक ये नहीं होगा, रैंडम मोशन में होता है। क्यों रैंडम मोशन में होता है? क्योंकि इनके पास थर्मल एनर्जी होती है, और थर्मल एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? थर्मल एनर्जी मिलती है रूम टेम्परेचर से। तो इसके पास एक थर्मल एनर्जी है। यू विल वेरी सून यू विल नो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस थर्मल वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो फ्री है ये रैंडम मोशन परफॉर्म कर रही होती है। ये कहने का मतलब कि ये ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर यहाँ पे टकराया, ये ऐसा हो सकता है, फिर ये ऐसा हो सकता है, फिर ये ऐसा हो सकता है। मीन्स ये यहाँ पे इसका कोई एक फिक्स्ड पाथ नहीं है। ये क्या कर रहा है, कभी ऐसे जा 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 रहा है। तो यहाँ पे इसका फिक्स्ड कोई पाथ नहीं है, ये जिधर मन उधर ही ये मूव कर सकती है। अभी जब इसमें अभी मैंने फील्ड नहीं लगाया, कहने का मतलब कि मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने नहीं लगाया है। ये बस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने आप में ये रैंडम मोशन परफॉर्म कर रही होती है। ये रैंडम मोशन इसको कहाँ से मिलता है? तो भाई जो इसके पास थर्मल एनर्जी है रूम टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से ये रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। अभी क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जब चार्जेस मोशन में होते हैं, तो वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? तो वो करंट बनाते हैं। जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं तो करंट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर भी करंट होगा। तो करंट होगा तो हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन में है ही, बट यहाँ पे तो इस वजह से यहाँ पे करंट होना ही चाहिए। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोलें कि व्हाट इज द नेट करंट, तो नेट करंट इज ज़ीरो। नेट करंट इज ज़ीरो। अब भाई ऐसा क्यों यहाँ पे नेट करंट ज़ीरो है? अभी तो इसको समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अनगिनत इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। तो कह सकते हैं कि उन करोड़ों इलेक्ट्रॉन में अगर यदि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया हो तो वहाँ पे कोई ऐसा एक इलेक्ट्रॉन तो ज़रूर होगा जो ये ऐसे गया ही होगा। यहाँ पे तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, तो एक अगर ऐसे गया होगा तो कोई ना कोई तो एक ऐसे ज़रूर आया होगा। तो इसका इफेक्ट, नेट इफेक्ट ऑफ द करंट क्या हो गया? ज़ीरो। मतलब अगर ये ऐसे गया तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो ऐसे गया होगा, है ना। तो यहाँ पे मिला जुला करके जो नेट करंट बनाता है वो क्या हो जाता है? ज़ीरो। या भी इसमें आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये ऐसा घूम करके ये वापस यहीं पे आया हो,
तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हो कि नेट करंट भी हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। या तो आप इसको ऐसे समझे या इसको ऐसे समझे कि अगर एक ऐसे गया होगा तो एक ऐसे भी गया होगा। मीन्स यहाँ पे करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, अनगिनत इलेक्ट्रॉन है, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर यदि एक थर्मल मोशन से यहाँ तक गया होगा तो कोई एक ऐसा होगा जो ऐसे आया होगा। तो यहाँ नेट इफेक्ट ऑफ द करंट क्या हो गया, जीरो। तो नेट करंट यहाँ पे जीरो है। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस रैंडम वेलोसिटी, जो ये यहाँ पे इसके पास जो वेलोसिटी है। नाउ कैन यू जस्ट इमेजिन कि व्हाट is the speed of this electron due to this thermal energy, तो it is v is equals to 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ जो थर्मल वेलोसिटी की वजह जो है इस इलेक्ट्रॉन के पास है, आप कह सकते हो कि वो 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स आप समझ नहीं सकते हो, मीन्स क्या उसको कह सकते हैं कि मीन्स आप जस्ट सोचो कि ये 1000 किलोमीटर पर सेकेंड कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से कोलकाता जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर है। कहने का मतलब कि एक सेकेंड में ये मैं यहाँ से कोलकाता गया, ये इलेक्ट्रॉन कोलकाता गया और कोलकाता से वापस भी आ गया। अभी तो उनको बताने में ही आपको समझ कह सकते हैं कि कितना सेकंड लग गया। आप सोचिए उतने सेकंड में ये कहाँ से क्या क्या करके आ गया, है ना। आई होप कि आपके दिमाग में जा रही हो कि ये जो थर्मल वेलोसिटी है इन इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ही हाई है। वो कितने के बराबर होती है, तो 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड में ये 500 किलोमीटर गया एंड 500 किलोमीटर आया। एक सेकेंड के भीतर में यहाँ से कोलकाता गया और कोलकाता से यहाँ पे आ गया, है ना। ये समझने के लिए आप देखो, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि इसका जो थर्मल वेलोसिटी है वो 1000 किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये नेट करंट कंस्टिट्यूट नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं कर पा रहा है, फिर से ये समझ लो कि अगर कोई ऐसे गया होगा तो इसका कोई एक यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला होगा। तो यहाँ पे जो नेट करंट है वो जीरो है, दो इसके पास बहुत ही हाई थर्मल वेलोसिटी है। नाउ अब यहाँ पे अगर मैं ये लगा देता हूँ एक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो इधर पे हाई पोटेंशियल आया, सपोज यहाँ पे लो पोटेंशियल आया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो ये चार्जेस पे फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। सपोज दैट कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये इलेक्ट्रॉन पे हमेशा फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे एक ऐसे इधर पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, QE, या कह सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ कह सकते हैं कि E इंटू E। ना नेक्स्ट है कि F इज इक्वल टू QE, या फिर यहाँ पे कह सकते हो कि E इंटू E। ये एक फोर्स लगा। अभी क्या है कि आप यहाँ समझने की कोशिश करें कि जैसे ये एक रैंडम मोशन में था एक इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ये हो सकता है ये वापस भी आ गया हो उसी पोजीशन पे। तो ये ऐसा था। कहने का मतलब कि यहाँ पे कुछ इस तरह का हो रहा था, जो कि नेट इफेक्ट क्या था, इसी पे था। अब यहाँ पे सपोज दैट हमने फील्ड लगा दिया यहाँ पे, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर लिया और उल्टा फील्ड ले लिया। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लेते हैं।
सपोज दैट ये प्लस और ये माइनस है, अभी यहाँ पे ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सपोज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स आ गया, इस डायरेक्शन में एक फोर्स आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये इधर खिसकना चालू करेगा, है ना, क्योंकि दो इसके पास ये स्पीड, थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में ये जो फोर्स लगेगा ये बहुत ही कम होगा। मतलब कि ये जो फोर्स लगने वाला है इस थर्मल वेलोसिटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम लगेगा, पर लगेगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन में एक खिसकावट आएगी। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? खिसकना। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? खिसकना। तो ये इस पर फोर्स लगने की वजह से जो ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कभी ज़ीरो हो रहा था, अब क्या होगा कि ये इधर इस पे फोर्स लगेगा, इस वजह से यहाँ थोड़ा सा हमारे हाथ में क्या हो जाएगा, एक डिस्प्लेसमेंट हाथ लग जाएगा। ये हमारे पास एक थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हाथ लग जाएगा। सपोज दैट ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी इसका नेट इफेक्ट ज़ीरो हो रहा था, हो सकता है नेट डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो रहा हो, लेकिन चूंकि अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, तो केवल इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे ये फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, और जिस के वजह से सारा इलेक्ट्रॉन में थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये ड्रिफ्ट बहुत ही कम होता है, चूँकि ये ड्रिफ्ट स्पीड इसका जो होता है वो बहुत ही कम होता है। आप सोच नहीं सकते, ये नेक्स्ट वेरी शॉकिंग थिंग जो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है इस इलेक्ट्रॉन का, ये बहुत ही कम होता है। ये होता है 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर पर सेकेंड। 10⁻⁴ millimeter per second. You just see कि this is the thermal velocity and this is the drift velocity. कहने के मतलब 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर, मतलब कि 1 मिलीमीटर जो होता है उसका 10,000वां पार्ट। यहाँ पे 10 पार्ट बनाएंगे तो उस एक पार्ट का हमको दिखना बंद हो जाएगा। ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर मीन्स 1 मिलीमीटर का 10,000वां पार्ट इतना ही ड्रिफ्टिंग होता है 1 सेकेंड में। जो हमारे को डिस्प्लेसमेंट मिलता है 1 सेकेंड में, कितना डिस्प्लेसमेंट मिलता है? तो 10⁻⁴ मिलीमीटर। तो अब ये हम लोगों के दिमाग में आ सकता है कि भाई यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड इतना कम है तो इतना सॉलिड करंट मेरे को कहाँ से मिल जाता है भाई? ये इतना हाई वेलोसिटी होकर के ज़ीरो लाता है और ये इतना कम वेलोसिटी होकर के इतना हाई करंट कहाँ से पैदा करता है? तो मैं इसका आंसर बतलाता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग का स्पीड कम है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सेना बहुत बड़ा है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है और सारा का सारा थोड़ा ड्रिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया है, और ये सारा का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक बहुत हाई अमाउंट का करंट प्रोड्यूस कर देता है। और यही स्पीड को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड। और ये आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिर होता क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। In the next video we will discuss about the expression for drift velocity, and we will discuss the proof of Ohm's law also. Thank you.